हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चौथा लेसन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट चौथे लेसन से स्टार्ट हो रहा है तो कोई लेसन छूटेगा या कौन सा कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी सहूलियत के अनुसार आप लोगों के लिए भी, मुझे आप लोगों के लिए भी सोचना है, और चूंकि मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, तो अपनी सहूलियत के अनुसार मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर छूटेगा, सारा चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा ही करूँगा। जिस भी क्लास का स्टार्ट हुआ है वो कंप्लीट होगा, चाहे 10th हो या 9th हो। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि 4th लेसन है हमारा। कौन सा लेसन है? 4th लेसन है, लेसन 4 है। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण आप लोगों ने जाना होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। और अगर नहीं भी पता होगा तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। चर से समझिएगा, चर यानी जो हर जगह चढ़ जाए, यानी जिसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, किसी भी वैल्यू में फिट हो जाए वो चर कहलाता है। जैसे A to Z कोई भी वैल्यू ले ले, हम लोग A से Z तक कोई भी हम लोग कुछ भी वर्ड ले ले, वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। और दूसरा होता है अचर, जो फिक्स होता है। अचर जो फिक्स होता है, यानी 1, 2, 3, 4, इसको एकदम फिक्स है। 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा और 3 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 का वैल्यू आप लोग 2 मान सकते हैं, 2 का वैल्यू 3 मान सकते हैं, 3 का वैल्यू 5 मान सकते हैं। लेकिन हाँ, x का वैल्यू 1 मान सकते हैं। यानी जिसका वैल्यू वेरी करे, यानी जिसका मान आगे पीछे होता रहे, कभी 1 हो जाए, कभी 2 हो जाए, कभी 3 हो जाए, वो क्या होता है? चर कहलाता है। और जिसका वैल्यू एकदम फिक्स हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, वो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। आप लोग चर और अचर समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। बोल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी चर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी x + 1 = 0, x + 2 या कुछ भी हो, यानी चर बस 1 होना चाहिए। वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वेरिएबल जब 1 हो तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और अगर वेरिएबल 2 हो जाए, यानी x + y हो जाए = कुछ भी हो जाए, x - y हो जाए, या s + t हो जाए, या a + b हो जाए, यानी A to Z, जैसा कि मैंने कहा A to Z कोई भी वर्ड, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, और वो अगर समीकरण इक्वेशन में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। यानी जब दो चर किसी भी समीकरण में आता है तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। हमारा लेसन 4 है। लेसन जो 4 है उसके अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन का क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं। नोटबुक की कीमत दिया है और कलम की कीमत दी गई है। तो हमें चूंकि दो रैखिक समीकरण किस में करना है? चर में बदलना है। तो हम इसको चर में बदल लेंगे, यानी नोटबुक की कीमत को पहले चर में बदल लेंगे और कलम की कीमत को मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे हम लोग? माना कि नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितना रुपया है? 100 रुपया है। उसके बाद फिर करेंगे, उसके बाद क्या दिया है? कलम की कीमत, यानी कलम लिख देंगे, कलम, और कलम की कीमत y रुपया मान लेते हैं। कलम की कीमत y रुपया मान लेते हैं। बोल क्या रहा है
कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इसे क्या करें, समीकरण के द्वारा निरूपित करें। बोल रहा है जो x है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, y से दुगुना है, यानी अगर y में हम लोग 2 से गुना कर दे तो भी क्या होगा भाई, x के बराबर होगा, यानी x जो है y से दुगुना है। नोटबुक की कीमत क्या है, कलम से 2 गुनी है, कलम 2 गो होगा और नोटबुक 1 गो होगा। ये आप लोग समझ सकते हैं, कितना, कलम 2 गो तो नोटबुक 1 गो, यानी नोटबुक की कीमत कलम से दुगना। अब 2y को अगर इधर लाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बेसिक सबको पता होगा कि इक्वल का अगर साइन होगा तो इस तरफ से उस तरफ अगर प्लस जाता है तो माइनस होता है, अगर गुना जाता है तो भाग होता है, और इसी का उल्टा, माइनस इधर से आएगा तो प्लस होगा और भाग आएगा तो गुना होगा। इतना बेसिक सबको पता होगा। तो बस यही कि यही इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में। अब इक्वल के उस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। देखते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें और प्रत्येक में a b c का मान ज्ञात करें। किसमें करना है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में हमें करना है और a b और c का वैल्यू निकालना है, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, यही दिया हुआ है हमारा इक्वेशन। अब बोल रहा है कि ax प्लस by प्लस c के रूप में करें, यानी क्या करना है, इस रूप में करना है, यानी c को उस तरफ से इस तरफ लाना है। तो देखिए करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस आ चुका है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2x प्लस 3y प्लस और माइनस को कॉमन ले लीजिए 35 इज इक्वल टू 0। हमारा हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें लिखना क्या है, a b c का मान लिखना है, यानी a b और c का मान लिखना है। तो a बराबर आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर 2 है, यहाँ से b बराबर लिख सकते हैं कि b बराबर 3 है, y वाला वैल्यू b था तो यहाँ से भी y वाला वैल्यू b लेंगे। अब यहाँ पे c जो कांस्टेंट था वो यहाँ से कांस्टेंट लेंगे, यानी माइनस c जो इक्वल टू माइनस 9.35। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चल देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। देखते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें और प्रत्येक में a b c का मान ज्ञात करें। किसमें करना है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में हमें करना है और a b और c का वैल्यू निकालना है, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, यही दिया हुआ है हमारा इक्वेशन। अब बोल रहा है कि ax प्लस by प्लस c के रूप में करें, यानी क्या करना है, इस रूप में करना है, यानी c को उस तरफ से इस तरफ लाना है। तो देखिए करते हैं, 2x प्लस 3y
माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस आ चुका है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2x प्लस 3y प्लस और माइनस को कॉमन ले लीजिए 35 इज इक्वल टू 0। हमारा हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें लिखना क्या है, a b c का मान लिखना है, यानी a b और c का मान लिखना है। तो a बराबर आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर 2 है। यहाँ से b बराबर लिख सकते हैं कि b बराबर 3 है। y वाला वैल्यू b था तो यहाँ से भी y वाला वैल्यू b लेंगे। अब यहाँ पे c जो कांस्टेंट था वो यहाँ से कांस्टेंट लेंगे, यानी माइनस c जो इक्वल टू माइनस 9.35। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चल देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ भी माइनस कॉमन हो सकता है, यहाँ भी माइनस कॉमन हो सकता है। डायरेक्ट इस बार हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से x का मल्टीप्लाई किससे है, कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी a का वैल्यू होगा 1, क्योंकि ax प्लस by प्लस c के रूप में तो ये ऑलरेडी है ही। इसको बदल भी सकते हैं, अगर आप लोग बदलना चाहें तो यहाँ से सब में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए ax प्लस माइनस वाई बाई 5 या माइनस 1/5y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब जब इतना कर दिए तो एकदम आसान हो गया। ax यानी x में जिससे गुना है वो a, x में किससे गुना है, a से गुना है तो x a बराबर 1, अगर कुछ से नहीं गुना है तो 1 से तो गुना होगा ही। अब y में जिससे गुना है वो b, यानी y में किससे गुना है, b की क्या होगा -1/5, इतना हो गया। अब c क्या है, कांस्टेंट वाला, यानी c बराबर -10। यही हमारा a b c का वैल्यू आ गया, और ax प्लस by प्लस c के रूप में ये वाला, यानी ये दोनों हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें से भी अगर -2 को कॉमन लेना चाहे तो -2 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये तो सीधा बस इसको इस तरफ लाना है। -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, x प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से अगर लिखे तो a क्या मानेंगे, x से गुना है यानी -2, b किसको माने थे, यानी y से जिसका गुना है यानी 3, और c किसको मानेंगे, ये वाला कांस्टेंट को, यानी -6। यही हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोग अपनी पिछली के कक्षाओं में चर और अचर के बारे में और रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3y। इसको भी हमें इस फॉर्म में करना है, ABC के फॉर्म में। अब देखिए x और 3y, यानी 3y को हमें इस तरफ लाना है, 3y को हमें इस तरफ लाना है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 रुपया में हम लोग 0 रुपया जोड़ भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। अगर 3 रुपया में हम लोग 0 रुपया जोड़ भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से ऐसे भी +0 लिख भी सकते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। देखिए x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इतना हम लोग
लिख दिए। यहीं पे हमारा आंसर हो गया इक्वेशन का, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिख दे रहा हूँ। उसके बाद जो x में गुना है वो a, यानी a बराबर 1, और जो y में गुना है वो b, यानी b बराबर -3, और जो c है यानी कांस्टेंट, तो c क्या है, c है 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 2x = -5y। तो जस्ट टू जस्ट एकदम क्या है, सेम टू सेम पिछला नंबर क्वेश्चन है, जो पिछला हमारा क्वेश्चन था वही है। तो इसको इस तरफ लाएंगे, यानी 2x + 5y = 0। एक बार मैंने आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ पे +0 भी कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए इस बार छोड़ देते हैं, क्योंकि पिछली बार अभी मैंने बताया है कि वैसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो इस बार डायरेक्ट करते हैं। देखिए a बराबर क्या होगा, a बराबर 2 होगा, x में गुना 2 से तो a बराबर 2। अब y में गुना 5 से तो b बराबर 5। अब c क्या है, c तो कुछ है ही नहीं, तो c बराबर 0। इतना आप लोग समझ होंगे। अब कैसे 0 हुआ, ये पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ पे +0 = 0 करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी इक्वेशन में तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक = के इस तरफ, इक्वल के इस तरफ, यानी लेफ्ट साइड भी कुछ जोड़े और राइट साइड भी कुछ जोड़े। अगर सेम नंबर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारे इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। या दोनों साइड कुछ भी सेम नंबर से भाग देते हैं या गुना देते हैं दोनों तरफ, यानी इधर से 2 जोड़े तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, इधर 2 से गुना किए तो इधर 2 से गुना करेंगे, इधर भाग किए तो इधर भी भाग करेंगे। तो यानी तब तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक दोनों तरफ सेम नंबर से जोड़ घटाव गुना भाग होता रहे। अगर एक तरफ कीजिएगा तब तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन दोनों तरफ सेम नंबर से करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलते हैं हम लोग अपने 6ठे क्वेश्चन पे। इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x + 2 = 0। तब देखिए समझते हैं, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 3x + 0y + 2 = 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में y से गुना होगा तो 0 हो जाएगा और 0 हट जाएगा पुनः, तो हमें पुनः क्या प्राप्त होगा, 3x + 2 = 0। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई भी संख्या में 2 में 0 जोड़ ही दे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे ही हम लोग 3x में 0y जोड़ ही दिए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आखिर इसका वैल्यू तो 0 ही आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x + 0y = 2। अब यहाँ से a b c का मान देखते हैं। a यानी जिसका x में गुना हो, x में गुना 3 का है तो a का वैल्यू 3। b यानी जिसका y में गुना हो, तो b में गुना किसका है, y में 0। अब c जो कांस्टेंट हो यानी 2। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है y - 2 = 0। पिछले में x दिया हुआ था, इसमें y दिया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0x, पिछली बार बताया है मैंने कि क्यों लग सकता है, 0x लिख सकते हैं + y - 2 = 0। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब a का अगर मान निकालना होगा तो a में 0 से गुना है तो a का वैल्यू आएगा 0। अब y का, तो y यानी b का, तो b का मान 1, और अगर c का मान आएगा तो -2। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, एकदम इजी है। थोड़ा सा जो ऊपर से बना लिया वो नीचे भी बना लेगा। 0x + y - 2 = 0। अब x में जो गुना है वो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, और b में जो गुना, y में जो गुना है वो b, और c यहाँ से तो c यहाँ से कंपेरिजन। बस दोनों में यही, इसीलिए मैंने इसको भी लिख रखा है और इसको भी लिख रखा है। तो चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है 5 = 2x। 5 = 2x। बस 2x को इस तरफ लाना है और y में 0 से गुना करना है, क्योंकि 0 y तो है ही नहीं, तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए इसको इस तरफ लाते हैं, यानी -2x + 0y कर सकते हैं, 0y कर सकते हैं, + 5 = 0। 0y का मतलब 0y लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो a यानी x में जिसका गुना हो तो -2,
बी यानी y में जिसका गुना हो तो 0 और c जो कांस्टेंट हो यानी 5। इस तरह से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को बनाया और सभी क्वेश्चन को समझा। अगर कोई भी बात कुछ भी इसमें ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो या लग रहा हो कि जल्दी जल्दी पार हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी हमारे साथी अगर 8वां 7वां यानी अपने पिछले कक्षाओं में अगर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े होंगे तो ये सब उनके लिए एकदम ईजी होगा, एकदम बेसिक होगा, बिना किसी के बताए ये सब चैप्टर बना लेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया है, लेकिन उतना भी जल्दी नहीं है, मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। हाँ, ग्राफ आएगा तो हम लोग धीरे धीरे बड़े ही आराम से समझेंगे। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।